हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड या रेसिज्म को प्रमोट किया गया और किस तरीके से यूरोपियन ट्रेडर्स ने साउथ अफ्रीका के लोगों को अपने ही देश में बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजों को यूज करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब धीमे धीमे साउथ अफ्रीका के लोगों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा और असंतोष होने लगा। और जब ये रेवोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उन लोगों को जो कि साउथ अफ्रीका को रूल कर रहे थे यूरोपियन ट्रेडर्स, हम जिन्हें बोलते हैं गोरे लोग, तो उनको ये समझ आ गया कि अब हम इन लोगों को बहुत ज्यादा देर तक इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसे में उन्हें नई पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, जो कि यूनियंस पर और पॉलिटिकल एसोसिएशंस पर बैन लगा रखे थे वो उनको हटाने पड़े। इसी तरीके से उनके बहुत सारे लीडर्स जो थे जिनको जेल में डाल दिया गया था उनको उन्हें छोड़ना पड़ा। इन्हीं में से एक थे हमारे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 28 ईयर्स के बाद जेल में से बाहर आने की आजादी मिली। अब धीमे धीमे जो साउथ अफ्रीका था वो एक नए आगाज की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 जो साउथ अफ्रीका था उनका एक नया नेशनल फ्लैग जो था अनफर्ल्ड हुआ और अब जो था साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की शुरुआत होने लगी। अब आप कहेंगे कि मैम डेमोक्रेसी की तो शुरुआत हो ही रही थी, तो इसमें अंतर क्या था? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये था कि जब साउथ अफ्रीका में अब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई तो वो गोरे लोग या वो यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि साउथ अफ्रीका पर अभी तक रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। और जो ये साउथ अफ्रीकन लोग हैं जिनको उन्होंने अभी तक इतना ज्यादा टॉर्चर और डोमिनेट करा, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अब आई, ब्लैक में शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ कि जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं वो बेसिकली नेटिव स्किन कलर से उनको ब्लैक बोला जाता है, इसलिए हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो जो नेटिव साउथ अफ्रीकन हमारे थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो नया सिस्टम बनेगा इसमें हम उन लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे जो कि हम पर रूल कर रहे थे, और किसी भी तरीके से मेजॉरिटी जो है वो किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को हम कहें कि डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा खुद उनके साथ किया गया था। तो लगातार लंबे समय तक, करीब 2 सालों तक डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें साउथ अफ्रीका के हर सिटीजन को इक्वल राइट दिए गए। और इसमें जो मैं साउथ अफ्रीका का हर सिटीजन बोल रही हूँ उसमें वो यूरोपियन ट्रेडर्स भी थे जो कि अब साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए थे। तो उनका ये कहना था कि नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डीमन, मतलब किसी को भी वो एक हम बोले कि बुरे व्यक्ति के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, और सभी के सभी जो है नई साउथ अफ्रीका की इस सरकार का हिस्सा होंगे। और जो साउथ अफ्रीका का ये कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें वो उन लोगों को भी साथ लेकर चले जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पर उन्हें टॉर्चर किया था, उन्हें डोमिनेट किया था, उन्हें उन्हीं के ही देश में रिसोर्सेज नहीं यूज करने दिए थे। ये सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन गया, क्योंकि अब जो था वो सबको साथ लेकर चल रहे थे, ऑप्रेसर भी और ऑप्रेस्ड भी, वो जिसने गलत काम किया और वो जिसके साथ गलत काम किया गया। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही नई डेमोक्रेसी की तरफ प्लानिंग कर रहे थे और दोनों ही इकट्ठे मिलकर आगे चल रहे थे। तो जो ब्लैक मेजॉरिटी थी उसने ये इंश्योर किया कि जो मेजॉरिटी है वो किसी भी तरीके से बाकी लोगों के जो राइट्स हैं उनको डोमिनेट करने की या ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करेगी। बड़ी लंबी नेगोशिएशंस इसके लिए हुई और इसके बाद फाइनली तय किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट दिया जाएगा, और जो भी राइट्स हैं जो कि पुअर और हमारे जो वर्कर्स थे उनसे ले लिए गए थे, उनको वो सारे के सारे राइट्स उनके दिए जाएंगे। व्हाइट माइनॉरिटी के लोगों से अब किसी भी तरह का कोई भी राइट वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी अब बात फैली या इस बात की चिंता हुई व्हाइट माइनॉरिटी के लोगों को कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप कह रहे हो कि व्हाइट माइनॉरिटी के लोगों के राइट्स को नहीं लिया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है आप कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जब पावर आपके पास आ जाए तो आप भी हमारे साथ वही करें जो हमने आपके साथ किया। और इसी चीज का सल्यूशन था रिटर्न रूल्स। रिटर्न रूल्स जिनके दम पर किसी भी कंट्री को चलाया जाता है, और वही रिटर्न रूल्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेट ऑफ रिटर्न रूल्स होता है जो कि ये बताता है कि किसी भी कंट्री को कैसे रन किया जाएगा,
गवर्नमेंट की कितनी पावर होंगी, और जो लोग हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर कंट्री में देखिए अलग अलग डाइवर्स टाइप के पीपल होते हैं, हर कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है, और इसीलिए हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंट्री के लोगों के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप बोल सकते हैं ये वो सुप्रीम लॉ है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ लैंड में, जिसे हम एक कंट्री का नाम देते हैं, उस पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ लैंड में उस कंट्री के सिटीजन्स और उस कंट्री की गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता कैसा होगा। तो पहली बात जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लाता है एक देश और उसकी सरकार के बीच में, क्योंकि रूल्स जो हैं लिखे गए हैं, क्योंकि रूल्स जब लिखे गए हैं तो देश के लोगों को ये पूरा भरोसा होता है कि उनकी सरकार उन रूल्स को फॉलो करेगी। अब आप ये बोलेंगे कि सरकार रूल्स फॉलो ना करे, तो देखिए एक बात सुनिए, ये बिल्कुल बेहद ना कॉमन सी बात है कि इस बात को सोचा जाए और इस बात का डर हो, और शायद इस बात को प्रैक्टिकलिटी में भी किया जाए कि सरकार उन रूल्स को फॉलो ना करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। हो सकता है, तो फिर अगर सरकार उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो सरकार भी जनता से वो रूल फॉलो नहीं कर पाएगी जो सरकार जनता से चाहती है। तो जब सरकार चाहती है कि जनता उसके बनाए गए रूल्स के हिसाब से कंट्री में, नेशन में रहे, व्यापार करे, काम करे और सारी फंक्शनिंग करे, तो सबसे पहले सरकार को खुद को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और जब सरकार खुद का एग्जाम्पल सेट करती है तभी तो वो लोगों से उन रूल्स को फॉलो करवा पाएगी। तो इस तरीके से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमारा डिग्री ऑफ ट्रस्ट पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है एक नेशन के लोगों और उसकी सरकार के बीच में। दूसरा, ये बताता है कि उस नेशन की सरकार को कैसे बनाया गया है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय किया जाता है कि नेशन की सरकार को कैसे बनाया गया है, तो ये भी पता होता है सरकार को कि जो सरकार को पावर दी गई है वो लोगों के द्वारा दी गई है, और उस पावर को लोगों के ही द्वारा कभी भी सरकार से लिया जा सकता है अगर सरकार लोगों के फेवर में काम नहीं करेगी। तो एक ये भी फैक्टर होता है जो सरकार को लोगों के फेवर में काम करने के लिए लगातार मोटिवेट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरा, इट लेज डाउन द लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देता है तो वो लिमिटलेस नहीं रह जाती। ऐसे में सरकार को पता होता है कि उन्हें विद इन द लिमिट्स रहकर देश के लिए ही काम करना है, और अगर उन्होंने लिमिट्स के बाहर जाकर काम करने की कोशिश करी, कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करी, तो जो नेशन ऑफ द पीपल है, जो पीपल ऑफ द सॉरी नेशन है, वो उनकी किसी भी तरह की उस एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चौथा, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी सरकार को बार बार एहसास दिलाता है कि उस देश के लोग आपसे क्या चाहते हैं, और उस देश के लोगों की किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसी देश के लोगों ने आपको अपने सिर पर बिठाया है या अपने ऊपर रूल करने के लिए चुना है। तो ये सरकार को बार बार रिटर्न रूल्स जो होते हैं याद दिलाते हैं कि ये लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए उन्हें रूल्स दिए गए हैं, और किस तरीके से उन एस्पिरेशंस को लगातार पूरे करना उस सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में यूरोपियन ट्रेडर्स आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों को अपने ही देश के चीजों को यूज करने से रोका, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। लेकिन जब ये एक लंबे समय तक चला और उसी देश के लोग इस चीज को और ज्यादा झेलने के लिए उन्होंने इस चीज से डिसएग्री किया और वो उन्होंने अपने रेवोल्यूशंस को शुरू करा, तो फाइनली उन्हीं लोगों को जिन्होंने उन पर रूल करा था उनको पीछे हटना पड़ा और अपने साउथ अफ्रीका के लोगों को उनके राइट्स देने पड़े, और एट द एंड साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं वो किसी भी देश के, हम बोले, भविष्य को डिसाइड करते हैं। तो आज की क्लास में तो हमने साउथ अफ्रीका के इस सारे सिस्टम को पढ़ा। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्रॉ किया गया, इसमें किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था और किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट्स करने के क्लॉज को डाला गया ताकि बदलते हुए समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार अपडेटेड रखा जा सके। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।